all, this is Palak Nanak Studying MBBS and welcome to my YouTube channel. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है उसे लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। एक तो माइक्रोब्स का क्या क्या हाउस होल्ड यूज़ है, जैसे कर्ड, बटर मिल्क, सोया, डोसा, इडली वगैरह। दूसरा हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स के क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज़ है, जैसे कि अल्कोहल पढ़ा था हमने, एंटीबायोटिक्स पढ़ा था। उसके अलावा और भी कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ है जिसको हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो और इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या क्या आएगा, एक आएगा केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता क्या है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, नाम क्या हो रहा है? बायोएक्टिव। तो वो ऐसे होंगे जो इंटरैक्ट विद देयर कंपोनेंट या फिर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसे माइक्रोब्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आए या फिर वो अपने कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करें। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम्स, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्कोहल तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अल्कोहल ब्रूअर्स ईस्ट से बनता है, सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी। और क्या बनता है इससे? 13% इथेनॉल। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग करेंगे अभी ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम को डिटेल में। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सुनना ध्यान से और लर्न करना। सबसे पहले हम करेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और वो जो एसिड होता है वो हमारे यूज आता है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब्स हैं और वो कौन से वाले ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसका क्या यूज है, यूज या फंक्शन, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले माइक्रोब्स के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला एस्परजिलस नाइगर, उसके बाद एसिटो बैक्टर एसिटाई, उसके बाद है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया दोनों, फिर अगेन एस्परजिलस नाइगर, और पेनिसिलम विच इज अ फंगस। अब ये क्या सारे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हमें याद करना है। ये सारे माइक्रोब्स क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑर्गेनिक एसिड और वो ऑर्गेनिक एसिड आएगा हमारे काम। तो एस्परजिलस नाइगर एक ऑर्गेनिक एसिड में बनाएगा, एसिटोबैक्टर एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, लैक्टोबैसिलस एक ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, एस्परजिलस नाइगर विद पेनिसिलम एक ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, जिसके हमको नाम याद करना है।
और आप कैसे याद करोगे, तो मैं आपको याद करवाती हूँ। एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई है तो एसिटिक एसिड, इजी, ऊपर वाला बाद में बताती हूँ। फिर लैक्टोबैसिलस, तो क्या बनेगा इससे, लैक्टिक एसिड। उसके बाद एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम का होता है ग्लूकोनिक एसिड, और एस्परजिलस नाइगर का होता है सिट्रिक एसिड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना याद रखना कि एस्परजिलस नाइगर जो है वो जहाँ पर भी आता है वहाँ पे या सी या जी दोनों सिमिलर दिख रहा है वो यूज होता है। तो सी तो सिट्रिक एसिड और जी यानी ग्लूकोनिक एसिड। अब सबके अपने अपने काम है, सबके अपने अपने फंक्शन है। एसिटिक एसिड जो है वो क्या होता है, वो विनेगर होता है। जो घर पे विनेगर पड़ा होता है ना, उसको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी हमें पता है वो क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। तो ये दोनों तो हमारा हो गया, हमें तो सब पता था। अगर एसिडोबैक्टर एसिटाई आएगा तो वो एसिटिक एसिड बनाएगा क्योंकि उसके नाम में एसिटाई है। और एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा जो किस में होता है, कर्ड में होता है, मतलब कर्ड बनाने में मदद करता है। सिट्रिक एसिड क्या, नींबू। और वो नींबू कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पहले हम वो लिख देते हैं जो हमें पता है। वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, फ्लेवर प्रोवाइड करता है, खट्टा सा फ्लेवर है। उसके अलावा एक चीज हमें पता है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। हम लोग घर में कुछ अगर प्रिजर्व करके रखना हो तो उसमें नींबू डाल के रख देते हैं, तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज है। उसके अलावा जो आपको नहीं पता, एक है मेडिसिन में यूज होता है, ये मेडिसिन में, फिर वो इंक में यूज होता है और डाई में यूज होता है। इंक और डाई सेम हो गया, कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ग्लूकोनिक एसिड। अब ये एक ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम टू इन्फेंट्स एंड काउ। ठीक है, इसको खाली याद रख लो, ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो मैंने क्या चार आपको बताए माइक्रोब्स, ऊपर और नीचे एस्परजिलस नाइगर, बीच में दो बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर एसिड और लैक्टोबैसिलस। तो एस्परजिलस नाइगर क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। एसिटाई है तो एसिटिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। अच्छा जो याद आ गया, इसमें एक और बचता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। बॉटिलिनम। वो क्या बनाता है, बॉटिलिनम तो ब्यूटायरिक एसिड, सेम। और ब्यूटायरिक एसिड तो इसका फंक्शन क्या होगा, इट इज यूज्ड इन बटर, बट बी से ब्यूटायरिक एसिड, बी से बटर, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग रैंसिड बटर। एक ये रह गया था इसलिए वो ऐड कर दो। ये भी बैक्टीरिया है। मैंने क्या क्या बोला, तीन बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर एसिटाई, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो ये तीनों बैक्टीरिया है, तो जो नाम है वो बनेंगे, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है, मतलब विनेगर बनाता है। लैक्टिक एसिड यानी दही, कर्ड। ब्यूटाइरिक एसिड बी यानी बी फॉर बटर। अब दो फंगाई रहेगा और दोनों एस्परजिलस नाइगर है। अगर दोनों एस्परजिलस नाइगर, उसमें सी वाला वर्ड आएगा, या सिट्रिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड। सिट्रिक एसिड हम लोग, नींबू है तो उसको एज अ फ्लेवरिंग या प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। उसके अलावा मेडिसिन, डाई एंड इंक में यूज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत पहले एक हैक चला था कि अगर आप हाइलाइटर लगाते हो ना, तो उसको अगर नींबू से अगर इरेज करना चाहो तो हाइलाइटर इरेज हो जाता है, ऐसा कुछ हैक आया था। तो आप उसको मतलब कनेक्ट कर सकते हो कलर के साथ, कि हाइलाइटर का कलर मिट गया, इसका मतलब ये कलर में यूज होता है। कैसे कलर में यूज होता है, इंक और डाई। अभी इसका कोई रिलेशन नहीं था, मैंने सिर्फ ये फालतू की स्टोरी इसीलिए बताई ताकि आपको याद रहे कि सिट्रिक एसिड डाई और इंक में यूज होता है। एक लास्ट बचा जो आपको याद रखना है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इन्फेंट एंड काउ। ऑल्सो इसमें लैक्टेटिंग मदर्स भी ऐड कर देना। डन, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंजाइम। सबसे पहले लर्न करवाऊंगी मैं सब, चिंता मत करना, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम इज लाइपेज।
लाइपेज का क्या है वो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रोब है जो लाइपेज बनाता है, वो है कैंडिडा लाइपोलाइटिका जियोट्राइकम कैंडिडेंस। और इसका यूज़ क्या है, ये है एंजाइम, ये है माइक्रो और ये है यूज। इसका यूजेस टू क्लियर ऑयल स्टेन्स और यूज्ड इन डिटर्जेंट। ओके, पहला हुआ ये लाइपेज, पहले लिख लो फिर याद करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज या माइक्रोबियस एस्परजिलस नाइगर, Aspergillus niger, Bacillus fulva, Aspergillus bacillus for protease और Moritilla renispora। इसका फंक्शन both clearing of juices। Next we have one is amylase। इसका फंक्शन इज यूज टू डाइजेस्ट स्टार्च। और कौन सा माइक्रोब, राइजोपस, एस्परजिलस एंड बैसिलस। चलो पहले इससे आगे भी है दूसरे एंजाइम्स, पर पहले इसको खत्म कर देते हैं। देखो, सबसे पहला इज लाइपेज, दूसरा पैक्टिनेज, प्रोटीएज, अमाइलेज। समझे? सबसे पहला लाइपेज है, तो लाइपेज का जो माइक्रोब है उसके नाम में भी लाइपेज आना चाहिए। तो पहला है कैंडिडा लाइपोलाइटिका, इसमें कैंडिडा है तो अब उसके दूसरे नाम में आना चाहिए कैंडिडा। तो ये जो लाइपेज है इसका हम यहाँ पे लाइपोलाइटिका लेके आए, फिर इसका कैंडिडा है, ये हम यहाँ पे लेके गए कैंडिडेंस। तो लाइपेज का क्या दो है, जियोट्राइकम कैंडिडेंस और कैंडिडा लाइपोलाइटिका। इसका यूज़ क्या है, ये एक तरीके का फैट, ऐसा मान लो लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है। तो फैट हम क्या करेंगे, फैट लोहे को काटेगा, तो जो ऑयल ड्रॉप, ऑयल स्टेन है उसको निकालेगा। सेकेंडली वो कैसे निकालेगा, उसको कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना, तो वो डिटर्जेंट बन के लाइपेज डिटर्जेंट बन के उसको ऑयल को निकाल देगा, ऑयल के स्टेन को, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए। समझे? तो लाइपेज मैंने बोला कौन से दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, एक तो कैंडिडा लाइपोलाइटिका और दूसरा जियोट्राइकम कैंडिडेंस। क्या फंक्शन है उसका, रिमूविंग ऑफ ऑयल स्टेन्स एंड इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट। एक हो गया लाना हमारा। दूसरा है पैक्टिनेज और प्रोटीएज। तो पैक्टिनेज का जो ऑर्गेनिज्म है वो एस्परजिलस नाइगर और बिसिनोसिस फुल्वा, ये दो है। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ प्रोटीएज का कैसे याद रखोगे। एक तो एस्परजिलस बैसिलाई और मोरिटिएला रेनिस्पोरा। अब इसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज ज्यूस एंड न्यूटेला इज बैड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
तो जूस से हम याद रखेंगे कि ये यूज़ होता है क्लियरिंग ऑफ जूस में। न्यूटेला से याद रखेंगे कि ये मोरिटेरेला रेनिस्पोरा हमारा ऑर्गेनिज्म है। बैड सोर्स, बैड से याद रखेंगे बैसिलस। अब दोनों में एस्परजिलस तो है ही है, लेकिन इसमें कौन सा एस्परजिलस है? बैसिलस। और वो कैसे याद रहेगा? बैड सोर्स से। और ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीएस में याद रहेगा सॉरी, प्रोटीएस का एस्परजिलस बैसिलस, मोरिटेरेला रेनिस्पोरा, और इसका फंक्शन इज क्लीनिंग ऑफ जूसेस। प्रोटीएस में भी एस्परजिलस आएगा क्योंकि प्रोटीएस और पैक्टिनस साथ में सेम फंक्शन है इनका, तो एस्परजिलस तो इसमें भी आएगा, पर हमारे पास बैसिलस नहीं आ सकता, तो नॉर्मल बेसिक वाला एस्परजिलस आएगा विच इज नाइगर। और ए के बाद बी, ऐसे याद रख लो, ए बी, एस्परजिलस, नाइगर और बिसिनोसिस फल्वा। समझे? एक लास्ट बचा अमाइलेज। अब अमाइलेज नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम आता हो ना आपको, तो उसमें पता होता है कि स्टार्च के डाइजेशन में यूज होता है, ठीक है। अब इसके ऑर्गेनिज्म क्या है? रब, राइजोपस, एस्परजिलस और बैसिलस। अब रब से तो इजीली याद रख सकते हैं, पर मैं आपको एक फालतू सी ट्रिक बताती हूँ, फालतू एकदम वाहियात निमोनिक। सुनो, अमाइलेज इज अ स्टार्च जिसको हमें डाइजेस्ट करना है ना, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमारी मर्जी है कि हम स्टार्च को डाइजेस्ट करते ही रहे, मतलब राइस बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बस कर दे कि नहीं बस अब मेरे से स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा। तीसरा है एज पर द रूल चलता ही रहे, नॉर्मली एज पर द रूल, तो राइजोपस का राइस, बैसिलस का बस और एस्परजिलस का एज पर द नॉर्मल नॉर्म्स वो चलता ही रहे। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च, राइजोपस, एस्परजिलस, बैसिलस। आई नो ये बहुत फुद्दू सा निमोनिक है, पर आपको इसी से ही याद रहेगा, ठीक है। 4 हमने एंजाइम करे, एक लाइपेज, पेक्टिनेस, प्रोटीएस और लास्ट में अमाइलेज। नेक्स्ट हम 3 और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेस। इम्पॉर्टेंट किससे बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस विच इज अ बैक्टीरिया। इसका फंक्शन क्या है? क्लॉट बस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक वाला, कौन सा? हार्ट अटैक, नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, या फिर हम लोग उसे MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। कोई भी इंसान मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को उसको क्या देना है? स्ट्रेप्टोकाइनेस देना है। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लॉट है। क्या है? क्लॉट। जो ब्रेक होती, क्लॉट फॉर्म हो जाती है अंदर, जिसको प्लाक बोलते हैं, जो ब्रेक हो जाती है और हार्ट के अंदर चली जाती है, हार्ट की आर्टरीज के अंदर। तो वो आर्टरी के अंदर क्या करती है? ब्लॉकेज करती है। वो ब्लॉकेज करने की वजह से हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पाता, और ब्लड नहीं पहुंच पाता तो फिर प्रॉब्लम ही है ना, तो वो उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इससे आपको डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि वो क्लॉट है जो प्रॉब्लम है, हमारी क्लॉट प्रॉब्लम है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्लॉट बस्टर यूज करते हैं जो क्लॉट खत्म कर दे, और वो कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, स्टार मार्क, 3 स्टार। ओके। दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, इसके नाम में आता है स्पोरिन, तो इसका ऑर्गेनिज्म जो होगा दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसमें भी आएगा स्पोर। ये क्या है? एक फंगाई है। इसका फंक्शन, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी 3 स्टार मार्क कर लो। क्यों इम्यूनोसप्रेसेंट? इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि वो हम अगर किसी पेशेंट के अंदर उसे दे रहे हैं तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी को कम करेगा। पर अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, हर जगह सुनते आए हैं कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम नहीं ज़्यादा करनी होती है, तो हम यहाँ पे कम क्यों करने पे लगे हुए हैं? वो हम लोग देते हैं ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है,
तो कोई डोनर होगा जो ट्रांसप्लांट करेगा, वो डोनर की जो किडनी है वो रेसिपिएंट की किडनी के मतलब किडनी की जगह पर मैच नहीं होते, क्योंकि वो उस इंसान की किडनी है। फिर भी हम जो सबसे कंपैटिबल डोनर है वो लेके आते हैं, उससे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। पर क्योंकि हमारे पास अभी भी चांसेस है कि हमारी बॉडी जो इतनी स्मार्ट है उसे पता चल जाए कि वो जो किडनी है वो इसकी नहीं है, वो डोनर की किडनी है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी हमारी स्मार्ट बॉडी। हम चाहते हैं वो ना हो और वो किडनी को एक्सेप्ट करे, किसी और की किडनी को एक्सेप्ट करे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वो किडनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। समझा कि क्यों इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा साइक्लोस्पोरिन है। तीसरा अगेन मोर इम्पॉर्टेंट, स्टैटिन। स्टैटिन का फंक्शन इज टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। और उसका कौन सा माइक्रोब यूज होता है, मोनस्का परप्यूरा विच इज अ ईस्ट या मोल्ड। अभी कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी बॉडी में होता है HMG CoA, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटायरिल CoA रिडक्टेस। अब फुल फॉर्म नहीं याद रहे चलेगा, तो देखो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है HMG CoA। वो क्या करता है, मेवेलोनेट होता है इधर, उससे बनाता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है। पर हमको क्या करना है, उससे कम करना है। और उसे हम कम कैसे करेंगे, हम देंगे स्टैटिन। तो स्टैटिन क्या करेगा, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मेवेलोनेट की जगह पे कौन कॉम्पीट करेगा, स्टैटिन कॉम्पीट करेगा, HMG CoA के साथ बाइंड करेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे, इतने ही है आपको जो याद रखना है। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम, मैंने सबसे पहले तो ऑर्गेनिक एसिड बताया, उसके बाद एंजाइम बताया। एंजाइम में कौन कौन से बताया, पहले मैंने सबसे पहले लाइपेस, उसके बाद पैक्टिनेस, प्रोटीएस, उसके बाद अमाइलेस, वो सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन से 3 इंपॉर्टेंट चालू किए, सबसे पहला स्ट्रेप्टोकाइनेस, दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए, तीसरा हमारे पास है स्टैटिन। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, क्लॉट बस्टर, क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम आता है। जो इसका माइक्रोब क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि बैक्टीरिया। साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम विच इज अ फंगाई, यूज का होता है इम्यूनोसप्रेसेंट। स्टैटिन लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में यूज होता है और इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG CoA रिडक्टेस। क्या है इसका ऑर्गेनिज्म, मोनस्कस परप्यूरस या मोनस्का परप्यूरा। ठीक है, डन, इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीवेज ट्रीटमेंट एंड ऑल पे चालू करेंगे। यहाँ पे हमारे बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।